प्रिय विद्यार्थियों, इस दूसरे पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं मंत्री परिषद की रचना, मंत्रियों की योग्यता, कर्तव्य और दायित्व। परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझें। और कोई चीज़ अगर वो जानकारी लेनी है तो आप अपनी इस वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स पास करें, और कुछ पूछना हो तो आप इसके बारे में आराम से इसमें क्वेश्चन अपने डाल सकते हैं। मंत्री। शुक्र ने मंत्री को राज्य के सब तंगों में सम्मिलित किया है। शुक्र ने राजा के लिए सहायों, मंत्रियों आदि की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए कहा है, कोई भी मनुष्य छोटे से छोटा कार्य भी बिना सहायों के बड़ी कठिनाई से कर पाता है। ऐसी स्थिति में अति महान कार्य राज्य की व्यवस्था का संचालन बिना सहायों के कर पाना अति दुष्कर होगा। राजा के लिए युवराज और मंत्री की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए शुक्र कहता है, युवराज राजा की वाम भुजा होता है और मंत्रियों का समूह राज्य के नेत्र तथा कान होते हैं। युवराज और मंत्रियों के बिना राजा बाहु, आँख और कान से हीन होता है। मंत्रियों की संख्या। हिंदू पॉलिटी के लेखक जायसवाल ने लिखा है, जब शुक्र नीति लिखी गई तब मंत्रियों की संख्या लगभग 8 निश्चित हो गई थी और शुक्र के अनुसार राजा के 8 मंत्री होने चाहिए। शुक्र नीति में इन 8 मंत्रियों को लेख है, सुमंत्र, पंडित, मंत्री, प्रधान, सचिव, अमात्य, प्राण विभाग और प्रतिनिधि। शुक्र नीति में इन 8 मंत्रियों को राजा की 8 प्रकृतियां बताया गया। शुक्र ने पुरोहित को इन 8 से ऊपर बताया है तथा 8 मंत्रियों और पुरोहित के अतिरिक्त एक अन्य पदाधिकारी दूत की कल्पना की गई है। वास्तव में शुक्र ने राजा की 10 प्रवृत्तियां मानी है, अर्थात 8 मंत्री, पुरोहित और दूत। कार्य और अकार्य का प्रतिज्ञाता जो हो उसे प्रतिनिधि कहा है। राजा के समस्त कार्यों का जो दृष्टा हो उसे प्रधान कहते हैं। जो सेना का ज्ञाता हो उसे सचिव कहते हैं। जो नीति में कुशल है उसे मंत्री कहते हैं। जो धर्मशास्त्र का ज्ञाता हो उसे पंडित कहते हैं। जो लोक और शास्त्र की नीति का ज्ञाता हो उसे प्राण विभाग कहते हैं। देश काल के ज्ञाता को अमात्य कहते हैं और जो आय व्यय का ज्ञाता हो उसे सुमंत्र कहते हैं। शुक्र के उपयुक्त विचारों में ये बात उल्लेखनीय है। प्रथम, शुक्र के इन 8 अधिकारियों को ही मंत्री अथवा मंत्रिमंडल के सदस्य कह सकते हैं। दूसरा, इन 8 प्रमुख अधिकारियों से मिलकर एक प्रकार से मंत्री परिषद बनती है। तीसरा, पुरोहित इन 8 अधिकारियों से पृथक और सर्वश्रेष्ठ होता है तथा दूत भी इन 8 के बाद आता है। चौथा, शुक्र ने इन 8 विशेष अधिकारियों के नाम, उनके विशेष लक्षण तथा कार्य बतलाए हैं। इस प्रकार शुक्र ने आधुनिक समय में प्रचलित विभागीय व्यवस्था, पोर्टफोलियो सिस्टम का अध्ययन किया है। इसलिए हम कह सकते हैं आचार्य शुक्र ने विभागीय कार्य विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया है और प्रत्येक मंत्री के विभाग के संगठन का विचार प्रस्तुत किया है। मंत्रियों की योग्यता। रामायण, मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति को ही मंत्री पद पर नियुक्त करने की बात कही है। इसी वैचारिक परंपरा में शुक्र ने भी मंत्रियों के उच्च कुलोत्पन्न होने का समर्थन किया है। इसी विचार को अपनाते हुए शुक्र नीति में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के पदों पर राजा को ब्राह्मणों की नियुक्ति करनी चाहिए। ब्राह्मणों के अभाव में क्षत्रिय और क्षत्रियों के न मिलने पर वैश्यों की नियुक्ति की जा सकती है, किंतु शूद्र को उक्त पदों पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। परंतु शुक्र नीति में एक स्थान पर यह भी कहा गया है कि वर्ण की उच्चता का विचार राजनीति में न करके विवाह एवं भोजन के समय करना चाहिए। एक अन्य स्थान पर शुक्र कहते हैं, जैसे सोने को तपाकर उसकी परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार कर्म, गुणशील और कुलादि से भृत्यों, उच्च अधिकारियों की परीक्षा की जानी चाहिए। राजा को चाहिए कि वे भृत्यों की नित्य परीक्षा करे और विश्वास के योग्य का विश्वास करे। इसके केवल जाति और कुल को ही न देखे, जाति और कुल की अपेक्षा कर्मशील और गुण पूज्य है। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि आचार्य शुक्र वर्ण की उच्चता की अनिवार्यता के कट्टर समर्थक नहीं थे। शुक्र नीति में मंत्रिपरिषद के सदस्यता के लिए किसी भी व्यक्ति का उत्तम आचरण युक्त होना अनिवार्य है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गुणवान, शूरवीर, प्रियवादी, हितोपदेशक, क्लेश सहन करने में तत्पर, धर्मात्मा, पवित्रता, बुद्धिमत्ता आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। इस प्रकार की श्रेष्ठ योग्यताओं से संपन्न व्यक्ति ही मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में कुमार्गगामी राजा को भी सन्मार्ग पर लाने में सक्षम व सफल हो सकते हैं। जिन मंत्रियों से राजा को भय नहीं होता, उनसे राज्य की उन्नति संभव नहीं होती। इसलिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों के उच्च आचरण की छाप राजा के हृदय में अंकित होना आवश्यक है।
उपयुक्त योग्यता मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों में होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यों से संबद्ध मंत्रियों के लिए विशेष योग्यताओं का भी उल्लेख है। सुमंत्र से उपेक्षा की गई है कि वे आय और व्यय के कार्यों को सुचारू रूप से जानने और संपन्न करने की योग्यता से संपन्न होगा। प्रधान से शासकीय कार्यों का निरीक्षण करने की योग्यता रखने की अपेक्षा की गई है। सचिव से सैन्य संचालन का भलीभांति ज्ञान रखने की अपेक्षा की गई है। अमात्य देश और लेख के विषय को भलीभांति जानने वाला होना चाहिए। प्राण विभाग के लिए आवश्यक है कि उसे लोक व्यवहार एवं शास्त्रों का विधि का ज्ञान हो तथा उसकी उनमें आस्था भी हो। प्रतिनिधि से अपेक्षा की गई है कि उसे करने योग्य तथा ना करने योग्य कार्यों का भलीभांति ज्ञान होना चाहिए। शुक्र नीति में दूत के लिए हृदयगत भावों तथा चेष्टाओं को समझने, षाड्गुणी नीति का ज्ञान, विभिन्न विषयों में उचित व्यवहार का ज्ञान, वाक् चातुर्य और निर्भीकता आदि गुण आवश्यक माने गए हैं। राजा के सहायों में पुरोहित की स्थिति सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह राजा और राष्ट्र दोनों का पालक होता है। इसलिए शुक्र ने पुरोहित की योग्यता और गुणों का उल्लेख बहुत विस्तार से किया है। पुरोहित मंत्रानुसार अनुष्ठान में कुशल, 3 वेदों का ज्ञाता और यज्ञादि कर्मों में परायण होना चाहिए। उसे जितेंद्रिय, क्रोध विहीन और लोभ तथा मोह से रहित होना चाहिए। पुरोहित की नीति शास्त्र, व्यूह रचना आदि से में कुशल होना चाहिए। इन सब के अतिरिक्त पुरोहित में ऐसे नैतिक गुणों के निहित होने की अपेक्षा की गई है जिससे कि वे राजा को उसके गुणों और अवगुणों का बोध करा सके और शासक पर धर्म नीति के अनुसार आचरण के लिए नैतिक प्रभाव डाल सके। अब है मंत्रिपरिषद और मंत्रियों के कर्तव्य तथा दायित्व। राजा के इन सहाय मंत्रियों की भूमिका परामर्शदात्री और मंत्रियों से अपेक्षा की गई है कि वे राजा को निर्भीकता पूर्वक उचित परामर्श दें। उनमें ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वे राजा को प्रिय और अप्रिय दोनों ही प्रकार का परामर्श दे सकें। शुक्र के अनुसार मंत्रियों के परामर्श पर ही राज्य व कोष में वृद्धि, सेना का समुचित उपयोग तथा प्रजा का कल्याण निर्भर करता है। मंत्रियों को चाहिए कि जैसे भी हो सके वे राजा को बुद्धि और उद्योग से जागरूक रखें। ये मंत्री राजा के सुहृद मित्र हैं और वे ही गुरु भी हैं। राग और मान मद से अंधे हुए तथा शत्रु संकट में पड़े हुए राजा के लिए मंत्री का परामर्श और चेष्टा ही सहारा होता है। राजा के लिए उचित है कि वे मंत्रीजन के वचनों को ध्यान से सुने और उचित महत्व दें। शुक्र का विचार है कि राजा को मंत्रियों से तो मंत्रणा करनी ही है, किंतु उसके अतिरिक्त राजा को युवराज, अपने मित्रों और संबंधियों से भी परामर्श लेना पड़ता है। मंत्रियों के दायित्व से उपयुक्त उल्लेख के बाद शुक्र ने विभिन्न मंत्रियों के दायित्व की अलग से विवेचना की है। प्रतिनिधि को राज्य के हितकारी और अहितकारी कार्यों व कर्तव्यों का ज्ञान जानना चाहिए। प्रतिनिधि को चाहिए कि वे राजा को सत्कार और हितकारी कार्य करने की प्रेरणा दे तथा ऐसे कार्य करने से रोके जो राज्य के लिए अहितकर हों। प्रधान के कार्यों को भी शुक्र ने सामान्यतया समीक्षा की प्रकृति का माना है। प्रधान का दायित्व है कि वे राजकीय कार्यों में उचित और अनुचित के बीच भेद करे। सचिव का यह दायित्व है कि वे सेना से संबंधित विभिन्न विषयों, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल, अस्त्रों, शस्त्रधारियों तथा संग्राम के लिए आवश्यक सामग्री के संदर्भ में आवश्यक कार्यों को संपन्न करे। शुक्र ने मंत्री को समस्त राजकीय कार्यों में राजा को उचित परामर्श देने के लिए उत्तरदायी माना है। विभिन्न व्यक्तियों और स्थितियों के प्रसंग में साम, दाम, भेद और दंड, इनमें से किस नीति को किस सीमा तक अपनाना होगा, मंत्री इस संबंध में राजा को परामर्श दे और अपनाई जाने वाली नीति के परिणाम के विषय में भी चिंतन करे। प्राण विभाग के दायित्व प्रमुखतया न्यायिक प्रकृति के माने गए हैं। प्राण विभाग को सभा में उपस्थित होकर और अन्य न्यायाधीशों के साथ मिलकर प्रमाणों, प्रत्यक्ष, अनुमान, दृष्टांत और लोकशास्त्र आदि के आधार पर मुकदमों का निर्णय करना चाहिए। पंडित का दायित्व है कि वह प्रजा के आचरण में धर्म के पालन को सुनिश्चित करे तथा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संबंधों को विनियमित करे। सुमंत्र की स्थिति राज्य के वित्त मंत्री के समान है। उसका दायित्व है कि वे वर्ष की आयव्यय तथा स्थावर और जंगम संपत्ति का विवरण राजा के सामने रखे। शुक्र ने अमात्य को शासन के राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी माना है। उसे सौंपे गए दायित्वों की लंबी सूची इस प्रकार है। राज्य में नगरों, ग्रामों व वनों की संख्या की जानकारी रखे। राज्य की कुल कृषि भूमि की मात्रा तथा उत्पादन का लेखा जोखा रखे। बिना जोती हुई भूमि की मात्रा का अनुमान लगाए। प्रत्येक वर्ष शुल्क और दंड के रूप में प्राप्त की गई राशि का लेखा जोखा रखे। बिना जोती गई भूमि के वृक्षों व अन्य वनस्पतियों की स्थिति का सर्वेक्षण कराए। वनों से होने वाली आय व खनिज संपत्ति का विवरण एकत्रित करे
और लावारिस धन और संपत्ति के संबंध में पर्याप्त सूचना एकत्रित करे। इन सब के अतिरिक्त प्रमुख पदाधिकारी पुरोहित के दायित्वों की विवेचना की जाती है। पुरोहित का दायित्व है राजा के आचरण के नैतिक पक्ष पर सतर्कता के साथ नियंत्रण रखना। पुरोहित शासक के व्यवहार में धर्म को सुनिश्चित करेगा। जब कभी धर्म और अधर्म के बीच कोई निर्णय की बात है या कोई प्रश्न उपस्थित हो तब इस संबंध में राजा को उचित परामर्श देना पुरोहित का दायित्व है। अब है मंत्री परिषद और मंत्रणा की कार्यवाही। तो शुक्र ने राजा द्वारा मंत्रणा के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली की विवेचना प्रस्तुत की है। सर्वप्रथम प्रत्येक विभाग से संबंधित विचारणीय प्रश्न उस विभाग के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत होंगे और विभाग के मंत्री द्वारा उस विषय पर राजा के साथ परामर्श करते हुए निर्णय किया जाता है। राजा अपनी ओर से किन्हीं भी विषय पर मंत्रियों से परामर्श मांग सकता है। शुक्र नीति के प्रथम अध्याय में कहा गया कि राजा मंत्रियों का मत युक्ति सहित पृथक लिखित रूप से मांगे और फिर उस पर अपनी बुद्धि से विचार कर निर्णय करे। राजा को मंत्रियों के बहुमत का आदर करते हुए उसे क्रियान्वित करना चाहिए। डॉक्टर जायसवाल कहते हैं, शुक्र के विचार में मंत्री परिषद के संकल्पों को उच्च स्थिति प्राप्त थी और सामान्यतः राजा ऐसे किसी संकल्प की आलोचना नहीं कर सकता था। राजा, सामंत, भृत्य, राष्ट्रपाल आदि को काम करने की जो आज्ञा है उसे शुक्र नीति ने आज्ञा पत्र का नाम दिया है। राजा, ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य और अन्य पूज्य व्यक्तियों को कार्य करने की जो प्रेरणा है उसे प्रजापन पत्र का नाम दिया गया है। शुक्र ने ये विस्तार पूर्वक बताया है कि राजा के आज्ञा पत्र किस प्रकार लिखे जाएं, तैयार हों। मंत्री, प्राण विभाग, पंडित और दूत ये आज्ञा पत्र के लेखों की स्पष्ट भाषा और सुंदर रूप में लिखें। लेख अच्छी प्रकार से लिखा हो, ये बात प्रथम अमात्य लिखे, इसके बाद सुमंत्र लिखे और ये लेख भली प्रकार विचार कर लिखा गया है। फिर प्रधान लिखे कि ये सत्य और यथार्थ है। प्रतिनिधि उस पर मोहर लगाए कि ये पत्र सबको मानना चाहिए। युवराज उस पर यह लेख लिखे कि ये अवश्य माननीय है और लेख हमें भी अभिमत है। इस प्रकार की सम्मति पुरोहित उस लेख पत्र पर दे। ये सभी लेख पत्र पर अपने अपने नाम की मोहर लगाएं। इन सब के पश्चात राजा भी उस पर हस्ताक्षर करे कि हमने इसे स्वीकार कर लिया है। तो शुक्र नीति के शब्दों में राजा के हस्ताक्षर तथा मोहर के बाद लेख पत्र ही राजा है, न कि राजा स्वयं। इस प्रकार शुक्र ने राजा द्वारा आज्ञा पत्र जारी करने की जो प्रक्रिया अपनाई वह व्यापक विचार विमर्श और सहमति पर आधारित है और राजा द्वारा मनमाना आचरण करने की कोई आशंका इससे नहीं रहती। तो ये शुक्र से संबंधित हमारे मंत्रिपरिषद वाले विचार थे। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। कोई भी जानकारी हो जुटानी है आपको तो आप मेरे खुद के चैनल पर भी आप आ सकते हैं, उस पर भी मैं आप सबको जोड़ूंगा। फ़िलहाल आप अभी क्लास के चैनल के माध्यम से आप अपनी समस्याएं समझ सकते हैं। आपको ये कैसा अच्छा लग रहा है, इसमें क्या कमी है, उसके बारे में भी आप अपने विचार दे सकते हैं। नहीं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।